हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम सीआरपीसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, ये सारे जो क्वेश्चंस है ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। ये हर स्टेट में आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, उत्तराखंड, हिमाचल, बिहार, छत्तीसगढ़। ओके, तो ये वेरियस स्टेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है कि द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 केम इनटू फोर्स ऑन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1974। जो प्रेसिडेंट की एसेंट मिली थी सीआरपीसी को, वो थी 25 जनवरी 1974, और जो इसका एनफोर्समेंट डेट है वो है 1 अप्रैल 1974। दूसरा क्वेश्चन है द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ऑफ 1973 इज़ डिवाइडेड इनटू। तो टोटल 37 चैप्टर्स हैं और 484 सेक्शंस हैं। ठीक है, द कोड ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 एक्सटेंड टू। तो देखिए ये आंसर अब जो है चेंज हो गया है। ठीक है, पहले इसका आंसर ऑब्वियसली था कि होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बट अब इसका आंसर है होल ऑफ इंडिया, क्योंकि हम सब जानते हैं जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद ये एक्ट जो है अब जम्मू एंड कश्मीर पे भी एप्लीकेबल है। ओके, बस जो ये है आपका चैप्टर 8, 10 और 11 स्टेट ऑफ नागालैंड और कुछ ट्राइबल एरियाज़ जो हैं, बस वहाँ पे आपके चैप्टर सीआरपीसी के चैप्टर 8, 10, 11 लगते हैं, बाकी वो प्रोविजंस नहीं लगते हैं। अदर देन दैट ये पूरे इंडिया पे अब एप्लीकेबल है। ठीक है, subject to some exceptions, the provision of the CRPC are not applicable to tribal areas in undivided Assam. Okay, these area enjoy the special status like the state of Jammu and Kashmir. Okay, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पहला वाला तो सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर का वो जो 370 वाला प्रोविज़न तक वो तो खैर वैसे भी ख़त्म हो गया है, बट पहले भी जो था ये 370 जैसा इनको जो स्टेटस था वो नहीं मिला था। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट आंसर। प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए अब इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आएंगे, तो आपको ये बहुत ध्यान देना होगा कि अभी कुछ कुछ एक्ट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं एप्लीकेबल हैं, तो आप ध्यान से बेयर एक्ट का जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट होता है उसको कायदे से पढ़ना, तो वहाँ आपको मिल जाएगा, क्योंकि अब अमेंडमेंट हो चुके हैं ऑलमोस्ट सारे एक्ट में। तो पहला तो देखिए अब उस हिसाब से तो इसका आंसर ए दिया हुआ है, बट अभी जो हम प्रेजेंटली, क्योंकि अमेंडमेंट हो चुका है, तो अब जो सीआरपीसी का प्रोविज़न है वो जम्मू एंड कश्मीर पे लगता है, तो पहला तो गलत है प्रेजेंट के हिसाब से। दूसरा है ऑल प्रोविज़न ऑफ सीआरपीसी डू नॉट अप्लाई टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। ऑल प्रोविजंस लिखा है, तो ऐसा नहीं है। चैप्टर 8, 10 और 11 जो है वो अप्लाई होता है, तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा सी होना चाहिए। बोथ 1 and 2 आर इनकरेक्ट। ओके, अगर बेटर एक्सप्लेनेशन पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी अदर देन दोज रिलेटिंग टू 8, 10 and 11 देयरफॉर शैल नॉट अप्लाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, स्टेट ऑफ नागालैंड। ओके, ये सब आपको मिल जाएगा सेक्शन नंबर 1 में। जो भी आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड होता है वो कायदे से पढ़ा जाता है, क्योंकि उसमें से प्री में तो बहुत क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो आप जो है उसको जो भी शॉर्ट टाइटल होता है हर एक्ट का, ठीक है, जो उसका सेक्शन 1 हम ऐसे उड़ा देते हैं, बट नहीं, उसको बहुत केवल एनफोर्समेंट डेट देखना ही सफिशिएंट नहीं है, उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पूछता है। ठीक है, तो आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D कैन बी ओरल और रिटन फॉर्म, किसी में भी आप दे सकते हैं, प्रोवाइडेड आपने मजिस्ट्रेट को दिया हो। यहाँ पे नोन अननोन पर्सन कोई भी जो है वो कंप्लेंट फाइल करा सकता है। कंप्लेंट मीन्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट टू टेक एक्शन अगेंस्ट नोन और अननोन पर्सन हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। ठीक है, बेसिकली कंप्लेंट क्या होती है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये पता हो कि हम कंप्लेंट करने किसको जा रहे हैं, तो कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट को की जाती है। यही एक डिफरेंस है एफआईआर और कंप्लेंट में, पहला कि एफआईआर पुलिस वाले को की जाती है और कंप्लेंट हम मजिस्ट्रेट को करते हैं। दूसरा, ये ओरल रिटन फॉर्म किसी में भी हो सकता है, और ये एक तरीके का हम एलिगेशन लगाते हैं किसी के ऊपर कि ओरल या राइटिंग में हम जाके मजिस्ट्रेट के सामने इस ऑब्जेक्ट से कि मजिस्ट्रेट जो है यहाँ पे कोई एक्शन ले। ठीक है,
फिर कंप्लेंट में रिलेट्स टू बोथ कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल, किसी से भी रिलेट हो सकता है, बट एफआईआर आपका हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस से होता है, ठीक है। अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस वाला, तो वहाँ जो रिपोर्ट सबमिट होती है उसे नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट कहते हैं, ठीक है। फिर है द मोस्ट असेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द कंप्लेंट इज, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एन एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विद द व्यू टू टेक द एक्शन, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट अंडर 2D ऑफ द CRPC, तो इसका आंसर है पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। कंप्लेंट में कभी भी पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है, बट एक डीम्ड कंप्लेंट होती है, जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर पुलिस ऑफिसर ने ये सोच के इन्वेस्टिगेशन चालू की कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होता है और उससे पता चलता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तब वो वहाँ पे जो वो पुलिस रिपोर्ट सबमिट करेगा मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट उस पुलिस रिपोर्ट को एक कंप्लेंट के तौर पे एक्सेप्ट करेगा, और जो पुलिस ऑफिसर होगा जिसने इन्वेस्टिगेशन की है वो आपका कंप्लेनेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर है ये तो हो गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट अंडर द सेक्शन 2D, ओके। तो इसके ऑप्शन है कंप्लेंट इज़ एन ओरल और रिटन एलिगेशन, ये भी सही है। इट इज़ टू बी मेड ओनली टू मजिस्ट्रेट, ये भी सही है। इट इज़ रिलेटेड टू सम पर्सन नोन और अननोन हु हैज़ कमिटेड द ऑफेंस, ये भी सही है। फिर है पुलिस रिपोर्ट मेड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन विच डिस्क्लोजेज द कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये गलत है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता चलना चाहिए कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्वायरी अंडर CRPC इज़ कंडक्टेड बाय, तो इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है, ठीक है। इंक्वायरी एक जुडिशियल प्रोसीडिंग है जो हमेशा कोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है, और इंक्वायरी और ट्रायल दो डिफरेंट चीज़ है। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जहाँ इंक्वायरी ख़त्म होती है वहाँ ट्रायल स्टार्ट होता है, ठीक है। ट्रायल हमेशा चार्ज फ्रेमिंग से स्टार्ट होता है, तो पहला स्टेज जो होता है क्रिमिनल प्रोसीजर में वो होता है इन्वेस्टिगेशन का, ठीक है। ये एक प्री ट्रायल प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के बाद आपका सेकंड स्टेज आता है इंक्वायरी, इंक्वायरी के बाद आपका स्टार्ट होता है ट्रायल, ठीक है। और ट्रायल हमेशा जाके ख़त्म होता है फाइनल जजमेंट पे। तो सेक्शन 23 क्वेश्चन 23 के हिसाब से इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स अंडर द CRPC, तो इंक्वायरी देखिए मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन किया बिल्कुल, और उस पर वही क्वेश्चन भी आ गया कि इंक्वायरी इज़ कंडक्टेड आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, तो ये गलत है। हाँ, इंक्वायरी हमेशा चार्ज फ्रेमिंग से पहले की जाती है, क्योंकि जहाँ चार्ज फ्रेमिंग स्टार्ट होती है वहाँ से ट्रायल शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इंक्वायरी इज़ कंडक्टेड बाय कोर्ट बिल्कुल सही है। इंक्वायरी इज़ कंडक्टेड आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नहीं, तब तो ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, और इंक्वायरी और ट्रायल बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। इंक्वायरी इज़ कंडक्टेड प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज, ये भी सही है। इंक्वायरी इज़ कंडक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट, ये भी सही है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू? इंक्वायरी मीन्स एवरी Inquiry means every inquiry including a trial conducted under the CRPC by magistrate or the court, okay। दूसरा क्वेश्चन है इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड अंडर द कोड ऑफ CRPC बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, तो यही आंसर आपका सही है। क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ट्रायल और इंक्वायरी दो अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पहले ऑप्शन में बोल रहा है इंक्लूडिंग ट्रायल, तो दैट इज़ द रॉन्ग आंसर, क्योंकि इंक्वायरी कभी ट्रायल इंक्लूड नहीं करता। ऑप्शन नंबर बात करता है इंक्वायरी अदर देन द ट्रायल, तो आपका ये आंसर सही है, ओके। फिर है सेक्शन 2H ऑफ द CRPC डिफाइंस, तो ये है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन एक प्रोसीडिंग होती है जहाँ पे क्या किया जाता है, कलेक्शन ऑफ द एविडेंसेस होते हैं, और कौन करता है? या तो पुलिस ऑफिसर करते हैं या तो कोई ऐसा पर्सन जिसको मजिस्ट्रेट ऑथराइज करे। मजिस्ट्रेट कभी भी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। इन्वेस्टिगेशन करने की ड्यूटी किसकी है? पुलिस ऑफिसर की, या किसी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर सकता है किसी भी अदर पर्सन को, ठीक है। फिर है इन्वेस्टिगेशन अंडर द CRPC इज़ कंडक्टेड बाय, तो इसका आंसर है पुलिस, ठीक है। इसमें क्योंकि अदर पर्सन का ऑप्शन नहीं है तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका आंसर है द पुलिस ओनली, ओके। फिर है इन नॉन कॉग्निजेबल केस द पुलिस हैज़ द अथॉरिटी,
तो नॉन कॉग्निजेबल केस की बात हो रही है, तो उस हिसाब से हम पहले खुद से समझ लेते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है। कि जहाँ पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होती है कि बिना वो मजिस्ट्रेट के वारंट के अरेस्ट करे किसी को भी, क्योंकि वो उसको एक तरीके से नॉन कॉग्निजेबल को प्राइवेट रॉन्ग कंसिडर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिना मजिस्ट्रेट की आप परमिशन से अरेस्ट नहीं कर सकते, तो ना ही इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाइदर टू इन्वेस्टिगेट विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट नॉर कैन द अक्यूज्ड बी अरेस्टेड। ओके, परमिशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कैन बी ग्रांटेड बाय, तो इसमें लिखा है कि जिस मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन होगा केवल वही जो है आपको वारंट इशू करेगा कि अरेस्ट करना है कि नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इफ पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडोवर टू अरेस्ट हिम द पुलिस ऑफिसर में, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉज द डेथ। ठीक है, डेथ आप तब तक कॉज नहीं कर सकते जब तक सामने वाले ने कोई ऐसा ऑफेंस ना किया हो जिसकी पनिशमेंट क्या हो, डेथ पेनाल्टी हो या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो। ठीक है, तब तक आप जो है डेथ नहीं कॉज कर सकते। आप बाकी सारे मीन्स उसको पकड़ने के यूज़ कर सकते हैं बट डेथ नहीं कॉज कर सकते। तो इसमें यही पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। तो इफ़ द पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम द पुलिस ऑफिसर में, ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो MCQs है ये एक आती है क्वेश्चन बैंक परीक्षा मंथन, ठीक है, मैंने उससे लिए हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर्स के हैं। और अगर आपको कोई और भी बुक जाननी होगी फॉर क्वेश्चन बैंक के लिए जो प्रीवियस ईयर के हों तो आप बताना कमेंट सेक्शन में, आई विल टेल यू। ओके, ये मैंने परीक्षा मंथन से लिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज अक्यूज्ड देयर शैल बी सेपरेट चार्ज विच शैल बी ट्राइड सेपरेटली। तो ये प्रोविज़न है आपका सेक्शन 218 का। ओके, सेक्शन 218 में यही दिया है कि हर डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्ज बनेगा। ठीक है, फर्दर उसके बाद 219 से उसका एक्सेप्शन स्टार्ट होता है। फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस ऑफ विच एनी पर्सन इज accused there shall be separate charge which are the exceptions। ओके, तो देखिए इसका एक्सेप्शन है 219, 20, 221 और 223। ठीक है, which of the following is not correctly match information in cognizable cases, जिसे हम FIR भी कहते हैं। तो ये है आपका, तो क्वेश्चन 16 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ट्रायल मोर देन वन ऑफेंसेस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी MCQs अपलोड करूँगी। ओके, तो थैंक यू।